हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पीजीटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर भारतीय विचारक अरविंद घोष के बारे में देखेंगे, जिनसे हमेशा एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो आइए देखते हैं। तो अरविंदो घोष, जो कि 15 अगस्त 1872 में इनका जन्म हुआ था। यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने भारतीय राजनीति का अध्ययन किया था। इसके साथ ही इन्होंने ICS की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी तथा सन 1893 में वे भारत लौटे और यह इन्होंने इंग्लैंड में सारी शिक्षा 7 वर्ष के थे तभी यह इंग्लैंड चले गए थे। इनके पिताजी इनको इंग्लैंड भेज दिए थे ताकि वह बड़े आदमी बन सकें। तो इन्होंने 1893 में यह भारत वापस आए और भारत लौटने के बाद इनके जीवन को हम मुख्यतः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, अर्थात 2 भागों के या 2 विचार से उत्प्रेरित कर सकते हैं। पहला उग्र राष्ट्रवादी, दूसरा आमूल परिवर्तनवादी। तो उनके जीवन का जो प्रथम चरण था उसमें वे एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस अर्थात उदारवादियों को कमज़ोर कहा, और इसलिए कमज़ोर कहा क्योंकि जो उदारवादी थे वह सिर्फ अहिंसा इन सब की चर्चा करते थे। दूसरे चरण में इन्हें जेल में रहना पड़ा। और क्यों जेल में रहना पड़ा? क्योंकि इनके ऊपर अंग्रेज़ों के द्वारा देशद्रोही का केस लगाकर इनको जेल में डाल दिया था, जिसे इन्होंने अब जेल में रहकर आत्म अध्ययन या आत्मचिंतन किया, जिससे इनके विचारों में परिवर्तन आया तथा यह अपने जीवन में आध्यात्म को अपना लिए। पांडिचेरी में रहते हुए इन्होंने ऑरोविल नामक आश्रम की स्थापना की। सबसे इम्पोर्टेंट, इन्होंने किस आश्रम की स्थापना की? ऑरोविल नामक आश्रम की स्थापना की, जो कि पांडिचेरी में है। और इनकी मृत्यु जो है 5 दिसंबर 1950 में हो गई थी। अगला, अब इनके विचार क्या थे तो आइए देखते हैं। अरविंद घोष का प्रमुख विचार जो था निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध अर्थात बिना किसी सक्रियता के भाग लेकर विरोध करना, जो कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से संबंधित है। तो असहयोग आंदोलन से अब आगे देखते हैं इनके विचार क्या थे। अरविंदो ने निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार आयरलैंड से लिया था, जो कि गांधी के निष्क्रिय प्रतिरोध के बिल्कुल भिन्न था। किस प्रकार से भिन्न था? क्योंकि गांधी अहिंसा के मार्ग पे चलते थे, लेकिन इनका मानना था कि निष्क्रिय प्रतिरोध अहिंसात्मक होना चाहिए, लेकिन तभी तक होना चाहिए जब तक सरकार निर्दयी न हो जाए। अगर निर्दयी सरकार हो जाती है तो उसे हिंसा करने से, व्यक्ति को हिंसा करने से नहीं चूकना चाहिए। अपने अधिकार, अर्थात इनका मानना है कि अपने अधिकारों के लिए व्यक्ति हिंसा कर सकता है अगर उसके ऊपर अत्याचार होता है, क्योंकि अत्याचारों को सहना एक कायरतापूर्ण कार्य इन्होंने माना है। लेकिन इनका यह भी मानना था कि हिंसा का प्रयोग अंतिम मार्ग होगा, मतलब व्यक्ति को तब तक अहिंसा के मार्ग पर रहना चाहिए जब तक कि सामने वाला अत्याचार न करे। जैसे आप आंदोलन कर रहे हैं तो अगर व्यक्ति लाठी चार्ज करता है, सरकार लाठी चार्ज करती है, तो आप भी हिंसा का रास्ता चुन सकते हैं, इनके अनुसार, अरविंदो घोष के अनुसार। और हिंसा का रूप ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी और को हानि हो, बल्कि आत्मरक्षा के रूप में इसका प्रयोग होना चाहिए। उनके अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध निम्नलिखित आधार पर किया जाना चाहिए। पहला, स्वदेशी सामानों का प्रसार, विदेशियों का बहिष्कार। दूसरा, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, अर्थात उस समय की सिचुएशन के अनुसार। और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना। अगला, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, अर्थात न्याय के लिए सरकारी न्यायालयों में न जाना। दूसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित संस्थाओं में पूर्णतः बहिष्कार इन्होंने कहा। तो अगला इन्होंने दिया कि जनता द्वारा सरकार का बहिष्कार, मतलब ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार कर देना, अर्थात उन्हें सरकार न मानना पूर्णतया से। अगली उनकी जो विचारधारा थी, अर्थात मुख्य उनका अवधारणा थी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इन्होंने बात की है। इनके अनुसार किसी भी समाज या देश में 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का होना जरूरी है। पहला, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जो कि विदेशी नियंत्रणों से मुक्ति
होनी चाहिए। दूसरा, आंतरिक स्वतंत्रता, किसी वर्ग या समूह विशेष के सामूहिक नियंत्रण से मुक्त या स्वशासन होना चाहिए। और इन दोनों का निर्धारण तभी हो सकता है जब व्यक्ति के पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी। व्यक्ति के पास जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी तभी वह राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का मार्ग प्रशस्त करेगा, ऐसा अरबिंदो जी का मानना था। अगला इनकी अवधारणा जो थी, इन्होंने चर्चा की अधिकार की चर्चा की। अधिकार, अरबिंदो घोष ने 3 प्रकार के अधिकारों की समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने कहा स्वतंत्र प्रेस या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए थी, उनका अधिकार होना चाहिए था, ऐसा उनका मानना था, क्योंकि कोई भी विचार या अभिव्यक्ति मूर्त रूप तभी धारण होगा जब व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। तथा किसी भी संस्था, प्रशासन या सरकार को चलाने में विचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वतंत्र प्रेस विचारों का प्रसार जन जन तक करेगा। अगर कोई विचारधारा उभरती है तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र प्रेस होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उस विचारधारा पहुँच होनी चाहिए। जैसे अहिंसा की विचारधारा थी, तो वह मान लीजिए कुछ व्यक्तियों की व्यक्तिगत विचारधारा से निकलकर वह जनसाधारण की विचारधारा बनी। अगला इन्होंने बताया स्वतंत्र सार्वजनिक सभा करने का अधिकार, जो कि अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिल्कुल विपरीत या पूरक है। लेकिन इन्होंने फिर भी कहा जब व्यक्ति के अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी तो वह स्वतंत्र सार्वजनिक सभा के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार कर सकता है। अगला उन्होंने बताया संगठन निर्माण या अधिकार, संगठन निर्माण का अधिकार, जो व्यक्ति अकेला विकास नहीं कर सकता। संगठन का निर्माण कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, बल्कि समूह में रहकर समूह के माध्यम से ही किसी संगठन का विकास किया जाता है और संगठन के माध्यम से किसी सामूहिक हित का पूर्ति किया जा सकता था। उसमें से उस समय सबसे बड़ी सामूहिक हित थी आज़ादी पाना, जिसके लिए किसी न किसी प्रकार की संगठन का निर्माण तो क्योंकि उस समय स्वतंत्रता सबसे बड़ी व्यक्ति का उद्देश्य था कि स्वतंत्रता प्राप्त करना है, जिसके लिए संगठन का निर्माण करना आवश्यक था। अर्थात व्यक्ति के साथ विचारों का एक समूह के एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक समान विचारों का होना आवश्यक है, प्रसारित होना, इसलिए इन्होंने कहा संगठन का निर्माण आवश्यक है। अगला इन्होंने बताया राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के संदर्भ में इन्होंने बताया कि राष्ट्रवाद को आध्यात्म और मानवतावाद से जोड़ा होगा। उन्होंने कहा आध्यात्म और मानवता दोनों को साथ में लेकर ही राष्ट्रवाद की भावना को उज्ज्वलित किया जा सकता है। अरबिंदो उस समय का सबसे सफल राष्ट्रवादी भी कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने उदारवादियों की आलोचना करके अपने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को देश भर में नए उत्साह से फैलाया। तो ऊपर हमने जो पहली अवधारणा का चर्चा किया कि निष्क्रिय प्रतिरोध, जिसका संबंध राष्ट्रवाद के क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। इन्होंने उदारवादियों जो कि केवल अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने की कल्पना करते थे, उनका विरोध किया। अगला, इनके अनुसार मनुष्य चाहे कितनी तरह से भिन्न क्यों न हो, इन्होंने कहा कि मनुष्य अलग अलग चाहे हो, किसी भी प्रकार से अलग अलग से वह विभाजित क्यों न हो, लेकिन एक राष्ट्र प्रेम ही उन सबको एकता में पिरो सकता है। हिंदू मुस्लिम जाति आधार पर कितने भी विभेद क्यों ना हो, लेकिन राष्ट्र के लिए सब एक सूत्र में पिरोए जा सकते हैं, वह राष्ट्र भावना के माध्यम से ही किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद एक राष्ट्र की दैविक एकता है। तो इनका नोट्स जो था, प्रमुख शब्द वह क्या था कि राष्ट्रवाद ही राष्ट्र की एक दैविक एकता है। और इसकी झलक उनके राष्ट्रवादी विचारधारा की जो झलक है उनके गीत वंदे मातरम में भी मिलता है। अगला उन्होंने बताया मानवता अथवा विश्व एकता। मानव एकता अथवा विश्व एकता, तो वे सर्वधर्म सम्मान तथा एकता में विश्वास रखते थे। अर्थात उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान करते थे और एकता में विश्वास करते थे तथा विश्व संघ निर्माण का समर्थन भी करते थे। उनके अनुसार मानव एकता प्रकृति की देन है। तो इनके अनुसार क्या है, जो मानव की एकता है वह प्रकृति की देन है, तभी तो मनुष्य निरंतर सामाजिक संस्थाओं का विकास करके एकता का सूत्र में बंधा रहता है। तो इन्होंने कहा यह एक मानव एकता जो है वह प्रकृति की देन है
और मनुष्य इसमें निरंतर सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से एकता को बनाए रखता है, जैसे परिवार, कबीला, राज्य, समुदाय। ये सब इन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि ये संस्थाएं जो है पारिवारिक एकताओं को बनाए रखती हैं। अगला कहते हैं इन्होंने राज्य का आधार मानते हैं, तो इन्होंने मानव एकता। अगला है राज्य। तो राज्य की जो अवधारणा है वह अरविंदो ने राज्य के अपन किसको समझौते या दैविक आधार पर निर्मित नहीं, बल्कि इन्होंने कहा कि पहले एक कथन था कि अरस्तु का कि राज्य जो है एक दैविक आधार पर निर्मित होता है, लेकिन यहाँ पर अरविंदो कहते हैं कि राज्य को दैविक शक्ति या समझौते के आधार पर निर्मित नहीं माना जा सकता है, बल्कि इसका एक निरंतर विचारधारा के माध्यम से राज्य का विकास हुआ है और वह एक संस्था बनी हुई है। वे राज्य को सीमित शक्ति देने की बात तो कहते हैं। इन्होंने कहा राज्य के पास सीमित शक्ति होनी चाहिए, न कि संपूर्ण शक्ति होनी चाहिए। राज्य का पूर्णतः एकाधिकार नहीं होना चाहिए। इनके अनुसार राज्य को केवल बाधाओं और अन्यायों को रोकने के काम करना चाहिए। और उनके अरविंदो घोष के अनुसार कहा कि राज्य जो है वह राज्य के विकास में जो बाधाएं होती हैं या अन्याय हो रहे हैं उनको रोकने के प्रति कार्य करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि राज्य मनुष्य के संपूर्ण विकास का साधन नहीं है, कि राज्य के माध्यम से किसी मनुष्य का संपूर्ण विकास नहीं किया जा सकता है, इसमें अन्य तत्वों की भूमिका होती है। तो यह अरविंदो का मानना था। अगला इन्होंने समाजवाद की चर्चा की है। समाजवाद के अंतर्गत अरविंद घोष समाजवाद को लोक कल्याणकारी राज्य के आधार पर मानते हैं, परंतु वे समाजवाद के राज्य शक्तियों का केंद्रीकरण के सिद्धांत व सर्वाधिकार के समर्थक नहीं थे। इन्होंने कहा कि राज्य के पास संपूर्ण शक्ति नहीं होनी चाहिए, यह समाजवाद के विचारधारा पर कार्य करना चाहिए, अर्थात सभी समाज को एक समान मानकर सभी का विकास करने के रूप में राज्य कार्य करना चाहिए, लेकिन उसके पास उतनी ही शक्ति होनी चाहिए जितना कि उसके लिए जरूरी है, न कि संपूर्ण शक्ति उसके पास होनी चाहिए। अगला उन्होंने जो बताया लोकतंत्र के बारे में अरविंदो घोष के क्या प्रमुख विचार थे, तो इन्होंने कहा लोकतंत्र जो है इनकी आलोचना करते हुए इन्होंने कहा है कि जनता के शासन के नाम पर कुछ कुलीन व्यक्तियों व धनी व्यक्तियों का ही शासन होता है। इन्होंने कहा लोकतंत्र जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है, जो कि कुछ हद तक सही भी आज के संदर्भ में देखा जा सकता है कि कुछ कुलीन व धनी लोग ही शासन का अधिकार रखते हैं तथा यहाँ जनता को जो है राजनीतिक व अधिकार तो प्राप्त होते हैं। इस जो लोकतंत्र है इसमें जनता को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, परंतु व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ तो जनता को राजनीतिक अधिकार व तो प्राप्त होता है कि व्यक्ति अपने राजनीति में कभी भी जाकर भाग ले सकता है, लेकिन अगर किसी भी विचारधारा या किसी भी सामूहिक ऐसे नियम कानूनों का विरोध करना चाहिए तो उसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार को नहीं माना जाता है, अर्थात व्यक्ति के विचारों को रखने की अभिव्यक्ति आज़ादी नहीं दी जा सकती। जिसका उदाहरण आज के समय में आप देख लें, बिल पास हो रहा है लेकिन इसमें कई तरह के विरोध सामने हो रहा है, कहीं कई समुदाय या संस्थाओं का विचार जो है उसके विरुद्ध वह कार्य हो रहा है। उनके अनुसार इस प्रकार का लोकतंत्र जो है केंद्रीकरण का बोलबाला है। दिखावा तो विकेंद्रीकरण का है, लेकिन यह केंद्रीकरण है, केवल कुछ ही पूंजीपति या धनी व्यक्तियों के हाथ में आज के समय में लोकतंत्र की सत्ता है और विकेंद्रीकरण द्वारा इसके सभी दोषों को दूर किया जा सकता है। तो इनकी प्रमुख पुस्तकें क्या हैं, तो आइए देखते हैं प्रमुख पुस्तकें जो कि पूछी जाती हैं। तो पीजीटी एग्जाम में मुख्यतः पुस्तकें ही पूछी जाती हैं इनके। तो द लाइफ डिवाइन जो कि 1919 में इन्होंने दी है, ऐसे ऑन द गीता 1922 में, द सिंथेसिस ऑफ योगा 1948 में, सावित्री यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। सावित्री केवल सावित्री नाम से ही पूछा जाता है, लेकिन इसमें सावित्री ए लेजेंड एंड ए सिंबल 1940 में, द सीक्रेट ऑफ वेदा, द फ्यूचर प्रॉपर्टी और द मदर यह भी इम्पॉर्टेंट है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका
है। इसके अलावा इनकी जो पुस्तक है द ह्यूमन साइकिल, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह भी कई बार पूछी गई है। तो ह्यूमन साइकिल 1949 में अरविंदो घोष ने लिखी थी। उसके अलावा द आइडियल ऑफ द ह्यूमन यूनिटी 1918 में। द माइंड ऑफ लाइट, द माइंड ऑफ लाइट, और अगला है द फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन। और आखिरी पुस्तक जो है इनकी द सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन 1921 में है। तो यह प्रमुख पुस्तकें थी अरविंदो घोष की, जो प्रमुख विचारधारा थी, जो कि एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से इम्पोर्टेंट है। इसमें एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है पीजीटी एग्जाम में प्रमुखता। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसमें 9 AM और 9 PM पर डेली क्विज करवाया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।